नमस्कार। आइए फिर से एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर और आज जो पेपर है वो बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। जो हमारा बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है गुणक या मल्टीप्लायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणक क्या है? तो जो गुणक है उसको सबसे पहले जो प्रस्तुत किया वो प्रोफेसर काहन ने प्रस्तुत किया और इसे उन्होंने 1931 में प्रस्तुत किया था। लेकिन जो प्रोफेसर काहन ने गुणक प्रस्तुत किया उसे उन्होंने रोजगार गुणक कहा था। यानी सबसे पहले गुणक को प्रोफेसर काहन ने प्रस्तुत किया। कब किया? 1931 में। और इसे नाम दिया उन्होंने रोजगार गुणक। रोजगार गुणक। अब जो निवेश गुणक है या विनियोग गुणक है उसकी धारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स ने किया। यानी कि जो विनियोग गुणक है या निवेश गुणक है उसकी धारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स ने किया। निवेश गुणक। कीन्स ने किया। निवेश गुणक क्या है? विनियोग में परिवर्तन के कारण से जो आय में परिवर्तन होता है वही गुणक कहा जाता है। जब हम निवेश करते हैं, विनियोग करते हैं, तो उस विनियोग के कारण से आय में वृद्धि होती है और वो वृद्धि जितना हमने निवेश किया उससे अधिक वृद्धि होती है। तो जो जितनी मात्रा में वृद्धि होती है या जितने गुना आय में वृद्धि होती है वो निवेश ही है। तो निवेश क्या है? निवेश विनियोग के कारण आय में हुई वृद्धि का अनुपात है। निवेश गुणक विनियोग में हुई वृद्धि के कारण आय में हुई वृद्धि का अनुपात है। यानी जब हमने निवेश में वृद्धि किया और उस निवेश के कारण से आय में वृद्धि हुई तो आय में वृद्धि कितनी होगी? जितना कि हमारा निवेश गुणक होगा।
यानी कि डेल्टा वाई बराबर के इंटू डेल्टा आई, यानी हमारी आय में कितनी वृद्धि होगी? जो निवेश हमने जो निवेश बढ़ाया है, यानी और कितने गुना होगी? के गुना हमारी आय में वृद्धि होगी। तो के बराबर यानी गुणक बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। ये गुणक मापने का फार्मूला है। के गुणक को हम लोग के से डिनोट करते हैं। के बराबर निवेश गुणक, आई विनियोग या निवेश, विनियोग में वृद्धि, डेल्टा वाई आय में वृद्धि। तो हमारा जो निवेश है वो विनियोग में वृद्धि के कारण से जो आय में वृद्धि हुई है उसको हमारा निवेश गुणक बताता है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं गुणक का संबंध, यानी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है एमपीसी है, उसका गुणक से संबंध, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसका गुणक से क्या संबंध है? तो जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी है उसका गुणक से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का गुणक से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा है तो गुणक भी ज्यादा होगा, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है तो गुणक भी कम होगा। के बराबर 1/1 माइनस एनपी, ये गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध है। सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। दूसरा क्या है? एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति का गुणक से संबंध। सीमांत बचत प्रवृत्ति का गुणक से संबंध। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का गुणक से उल्टा संबंध होता है। यानी के बराबर 1/MP
एस। एमपीसी अगर कम है तो गुणक भी कम होगा, एमपीसी ज्यादा है तो गुणक भी ज्यादा होगा। एमपीएस अगर ज्यादा है तो गुणक कम होगा, और एमपीएस अगर कम है तो गुणक ज्यादा होगा, और एमपीसी अगर ज्यादा है तो हमारा गुणक कम होगा। तो ये तो हुआ गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंध। अब मान्यताएं क्या हैं, गुणक के लिए किन मान्यताओं को माना जाता है। मान्यताएं जैसे कि हम जानते हैं अर्थशास्त्र में जो भी सिद्धांत हैं इसके लिए हम मान्यताएं लेकर के चलते हैं। तो पहली जो मान्यता है वो है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो स्थिर होनी चाहिए। पहला सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। जो दूसरा है उपभोग में जो व्यय किया जा रहा है, उपभोग पर जो व्यय हो रहा है वो चालू आय से ही हो। उपभोग पर व्यय चालू आय से हो। जो हम उपभोग पर खर्च कर रहे हैं वो जो वर्तमान समय में आय है, चालू आय है, उसी से खर्च होना चाहिए। तीसरा है केवल स्वायत्त वित्त में, स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होना चाहिए। विनियोग दो प्रकार का होता है, एक स्वायत्त निवेश और दूसरा प्रेरित निवेश। तो प्रेरित निवेश में परिवर्तन न होकर के केवल स्वायत्त निवेश में ही परिवर्तन होना चाहिए। स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होना चाहिए। अगला है गुणक प्रक्रिया में समय विलंब नहीं होना चाहिए। गुणक प्रक्रिया जो है उसमें जो समय विलंब है वो नहीं होना चाहिए। चौथा है गुणक प्रक्रिया में समय विलंब नहीं होना चाहिए। पांचवा जो है, पांचवी मान्यता ये है कि बाजार में उपभोग के लिए वस्तुओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि बाजार में जो वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। बाजार में विक्रय के लिए
वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगला है उत्पादन में अन्य साधन उपलब्ध होने चाहिए। जो उत्पादन के निवेश के अलावा अन्य साधन है, भूमि, श्रम और साहस, संगठन, ये सारे उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि बाजार में जो उत्पादन के अन्य साधन है उनकी भी उपलब्धता पर्याप्त होनी चाहिए। बाजार में उत्पादन के अन्य साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। नंबर जो 7 मान्यता है, 7वीं है, वो गुणक बंद अर्थव्यवस्था में कार्यशील होता है। 7वां जो है वो है गुणक बंद अर्थव्यवस्था में कार्यशील होता है। तो गुणक के लिए जो मान्यताएं हैं वो 7 हैं। पहली है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए, यानी जो एमपीसी है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोग पर व्यय चालू आय से ही हो, जो उपभोग पर खर्च किया जा रहा है वो चालू आय से ही हो। तीसरा, स्वायत्त निवेश में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी जो स्वायत्त निवेश है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। चौथा, गुणक प्रक्रिया में समय विलंब नहीं होना चाहिए। पांचवा, बाजार में विक्रय के लिए वस्तुओं की कमी न हो, वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। छठा, बाजार में उत्पादन के जो अन्य साधन हैं उनकी भी उपलब्धता पर्याप्त होनी चाहिए। सातवां है गुणक जो है वो बंद अर्थव्यवस्था में कार्यशील होता है। अब गुणक के रिसाव क्या है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। गुणक के रिसाव का मतलब है कि जब हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो हमारी आय जो है वो गुणक के बराबर आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। क्या कारण है, यानी कहाँ रिस जाता है, कहाँ रिसाव हो जाता है, लीकेज हो जाता है, वही गुणक का रिसाव है। तो गुणक का रिसाव गुणक का रिसाव पहला है बचत की मात्रा। बचत की मात्रा, बचत की मात्रा भी गुणक के कारण आय में हुई वृद्धि को प्रभावित करता है। जब हम बचत कर लेते हैं तो जो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब हम कम खर्च करते हैं जिससे गुणक भी कम हो जाता है। दूसरा है पुराने ऋणों की अदायगी। पुराने ऋणों की अदायगी भी गुणक में रिसाव का एक कारण है।
तीसरा है शुद्ध आयातों में वृद्धि। शुद्ध आयातों में वृद्धि का मतलब है कि जब हमारे आयात निर्यात की अपेक्षा ज्यादा हो तो इसे शुद्ध आयात में वृद्धि कहा जाएगा। और इस कारण से हमें जो है आयात जो हमने किया उसके लिए हमें आय का भुगतान करना पड़ता है, तो ये भी एक गुणक में रिसाव का कारण है। अगला है पुरानी प्रतिभूतियों एवं स्टॉक का क्रय। पुरानी प्रतिभूतियों एवं स्टॉक का क्रय। गुणक के में रिसाव का एक कारण ये भी है कि जब हम पुरानी प्रतिभूतियां या जो पुराने स्टॉक हैं उनका क्रय करते हैं तो वो उपभोग में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिससे कि गुणक उतनी मात्रा में क्रियाशील नहीं हो पाता है। अगला है मुद्रा प्रसार। पांचवा है मुद्रा प्रसार। गुणक में रिसाव का एक कारण मुद्रा प्रसार भी है। और अगला है कर प्रणाली। कर प्रणाली, देश की जो कर प्रणाली है वो भी गुणक में रिसाव का एक कारण है। अगर देश में कर ज्यादा है, कर की मात्रा ज्यादा है, कर की दर ज्यादा है, तो जो उपभोग प्रवृत्ति है लोगों की वो कम होगी और जिसके कारण से गुणक भी उतनी अच्छी ढंग से क्रियाशील नहीं हो पाएगा। तो ये गुणक में रिसाव के 6 कारण हैं। अब हम जो गुणक सिद्धांत की आलोचना क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आलोचना। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती। जब हमने गुणक सिद्धांत का अध्ययन किया तो इसमें जो मान्यताएं थी हम ये मान्यता लेकर के चल रहे थे कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए, पर आलोचक कहते हैं कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। पहला है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। दूसरी जो आलोचना है वो है विनियोग और आय में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। जो निवेश है और जो आय है उसमें कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। विनियोग और आय में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। जो तीसरी आलोचना है वो है उपभोग पर अधिक। इस गुणक सिद्धांत में उपभोग पर अधिक जोर दिया गया है, उपभोग पर अधिक बल दिया गया है। गुणक सिद्धांत में उपभोग पर
दिया गया है। अगला है विनियोग पर उपभोग के प्रभाव की उपेक्षा। विनियोग पर उपभोग के प्रभाव की उपेक्षा। आलोचक ये कहते हैं कि जो गुणक सिद्धांत है कीन्स का, उसमें जो विनियोग पर उपभोग का प्रभाव पड़ता है, उपभोग के कारण से जो विनियोग में वृद्धि होती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये अभी आगे का जो चैप्टर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। वो त्वरक है जो विनियोग उपभोग में हुई वृद्धि के कारण से विनियोग में जो वृद्धि होती है वो त्वरक कहलाता है। तो इसे हम आगे के चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अगला है समय विलंब की व्याख्या नहीं। समय विलंब की व्याख्या नहीं। जब हम निवेश करते हैं तो उस निवेश के कारण से आय में वृद्धि होने पर कुछ समय लगता है, यानी समय विलंब रहता है, लेकिन गुणक सिद्धांत में समय विलंब को नहीं माना गया। जबकि आलोचक ये कहते हैं कि समय विलंब होता है और उसकी सही ढंग से कोई व्याख्या नहीं की गई है। तो इस तरह से जो गुणक सिद्धांत है उसकी 5 आलोचनाएं हैं। पहली, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। दूसरा, विनियोग और आय में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। और तीसरा, गुणक सिद्धांत में उपभोग पर अधिक बल दिया गया है। और चौथा, विनियोग पर उपभोग के प्रभाव की उपेक्षा। और 5वां है समय विलंब की व्याख्या नहीं। तो आज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में गुणक जो मल्टीप्लायर है उसके बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हमने गुणक क्या है इसके बारे में जाना, और फिर जो रोजगार गुणक है और कीन्स का जो निवेश गुणक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का गुणक से क्या संबंध होता है ये भी हमने जाना। गुणक सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। और गुणक के रिसाव के क्या कारण हैं। गुणक में वृद्धि से उतनी मात्रा में आय में निवेश में वृद्धि से गुणक के बराबर जब आय में वृद्धि नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है, इसे ही गुणक का रिसाव कहा जाता है। तो गुणक के रिसाव के क्या कारण हैं ये भी हमने जाना। और गुणक सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं ये भी हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।